लिए सादर आमंत्रित करती हूँ भूगोल विभाग के बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने जो बात करने वाला हूँ उसका शीर्षक है जनपदीय अध्ययन में शोध की क्या संभावनाएं हैं। क्योंकि भोजपुरी अध्ययन केंद्र बेसिकली एक जनपदीय अध्ययन केंद्र है और जैसा कि आप बहुत लोग जानते होंगे कि जनपदीय अध्ययन में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, एक है लैंड और दूसरा पीपल। तो एक तरह से जो जनपदीय अध्ययन होता है वो इंटीग्रेटिव अध्ययन होता है, वो इंटीग्रेटिव होता है। तो इसके पहले मैं कुछ इस पर बात करूं कि जनपदीय अध्ययन की शोध विधि क्या होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, विषय वस्तु क्या है और मेथड की बात होती है तो हम कैसे उस चीज़ को अध्ययन करते हैं। मेथड जो है बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका शोध का विषय वस्तु क्या है। आपने अभी डॉक्टर शुभ्रा शर्मा को सुना, इनका जो विषय वस्तु था वो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ प्रोसेसेस से रिलेटेड है। और दूसरी तरफ आपने हिस्ट्री के वक्ता को सुना जिनका विषय वस्तु मानव से मिलता जुलता है और मानव पे केंद्रित है। तो जनरली जब शोध में क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, शोध की क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए, इस पे बात होती है। तो इसमें जो सोशल साइंस के लोग हैं शुरुआती के दिनों में ये मान लिया था कि जो साइंटिस्ट मेथड यूज करते हैं वही मेथड अगर सोशल साइंटिस्ट यूज करें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। इसमें एक विद्वान का नाम है अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट सोशोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने पहली बार मेथड ऑफ साइंस, जिसको साइंटिस्ट साइंटिफिक मेथड कहते हैं, का इस्तेमाल समाज को समझने के लिए किया। हालांकि बाद में खास करके 1950 के दशक में इसके ऊपर काफ़ी कार्य हुए और बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। तो जो अप्लाई कर रहे हैं साइंस के मेथड को समाज को समझने के लिए, इसको हम लोग पॉजिटिविज्म बोलते हैं। तो जो पॉजिटिविस्ट सोच है वो ये मानता है कि जो मैटर, जो फिजिकल रियलिटी है, जो अर्थ है, जिस तरह से बिहेव करता है उसी तरह से मानव बिहेव करेगा, लेकिन रियलिटी कहीं और है। जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि जो फिजिकल रियलिटी है वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वो वेरीफाइबिलिटी के प्रिंसिपल पे गवर्न होती है और उसके लॉज यूनिवर्सल होते हैं। यानी अगर कोई वस्तु एक तरह से बिहेव एक क्षेत्र में कर रही है तो सेम तरीके से बिहेव दूसरे क्षेत्र में भी करेगी। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल ही यूनिक है, हर कम्युनिटी यूनिक है और इस यूनिकनेस को, इस पिक्यूलियरिटी को, इंडिविजुअलिटी को आप साइंस के मेथड को
इस्तेमाल करके सही से नहीं समझ पाए। साइंस का मेथड यूजफुल तो है, साइंस का मेथड यूज करने से भी समाज के कई एस्पेक्ट हम समझ पाते हैं। इसमें दो जर्मन शब्द हैं, एक बोलते हैं एरकालन और दूसरा है वर्स्टेहन। तो एरकालन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। साइंस पे जो जोर है वो एक्सप्लेनेशन पे है, और कोई भी घटना घटती है तो क्यों घटना घट रही है। जैसे शुभ्रा मैडम ने बताया आप लोगों को कि अगर फ्लड हुआ या लैंडस्लाइड हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्या कुछ मानवीय कारण थे, कुछ नेचुरल कारण थे। तो जोर जो साइंसेस में, नेचुरल साइंस में एक्सप्लेनेशन पे है, लेकिन ह्यूमन साइंसेस में जो जोर है वो है आपका वर्स्टेहन पे, जिसका मतलब होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। दूसरे शब्दों में अंडरस्टैंडिंग एट द लेवल ऑफ बीइंग। तो उसमें ज़्यादा इंटेंशंस, इंटेंशनलिटी, ह्यूमंस के क्या हो सकते हैं, उनके इमोशंस क्या हो सकते हैं, फियर, लव और ऐसे तमाम साइकोलॉजिकल और सोशल जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सोशल साइंसेज में जो मेथड है वो है, उसको वर्स्टेहन कहते हैं या अंडरस्टैंडिंग पे जोर देते हैं। अब क्या साइंस का मेथड अगर सोशल साइंटिस्ट अप्लाई कर रहा है सामाजिक रियलिटी को समझने के लिए, तो क्या उसको साइंटिफिक मेथड कहेंगे? मुझे नहीं लग रहा। अगर साइंटिस्ट नेचुरल साइंस के मेथड को यूज करता है नेचर को समझने के लिए, वो तो साइंटिफिक है, क्योंकि वो मेथड नेचर को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन सेम मेथड समाज को बेस्ट तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए 50 के दशक में कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, नए मेथड्स आए। उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडीज है, फेनोमेनोलॉजी, फिर बाद में फिलोसफी और मेथड काफ़ी मिक्स करके आए हैं। तो काफ़ी सारे नए नए मेथड्स डेवलप हुए सोशल साइंटिस्ट द्वारा। अब आएंगे हम लोग जनपदीय अध्ययन के बारे में कुछ बातें करेंगे। जनपदीय अध्ययन, जैसा कि मैं बोला कि इसमें जो फोकस है वो है लैंड एंड पीपल का इंटीग्रेशन। और लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं है, लैंड का मतलब नदियाँ भी हैं, लैंड का मतलब वेजिटेशन भी है, जानवर भी हैं, और ये बिल्कुल ही फिजिकल और नेचुरल रियलिटीज है। और उनका इंटीग्रेशन, इंटरेक्शन है पीपल से। पीपल जो एक कम्युनिटी का मेंबर है, एक समाज का मेंबर है, एक सामाजिक संरचना में रहता है, सामाजिक उसकी आइडेंटिटी है, उसका बिहेवियर काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होता है उस समाज में होने की वजह से, उसका एक कल्चर है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम लोग जनपदीय अध्ययन की बात करें तो आप सभी जनपदीय अध्ययन के शोध छात्र हैं, तो ये जान लीजिए कि ये बहुत मुश्किल है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी साइंस के मेथड की भी होनी चाहिए, और शायद सर ने इसीलिए साइंस फैकल्टी से कई लोगों को बुलाया है और सोशल साइंस में तो आप सुनते ही रहते हैं। तो साइंस का जो, क्योंकि जैसे आपका हजार्ड है, डिजास्टर है, ये बिल्कुल बायोफिजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसका मानवीय पक्ष भी है, समाज को इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, पॉपुलेशन मूवमेंट ट्रिगर करता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं इस वजह से। तो ये जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं उसका संबंध मानव से बहुत ही घनिष्ठ है। तो मैं कुछ, हालांकि ज़्यादातर बातें डायरेक्टर साहब ने कह दी हैं, कुछ जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी शोधकर्ता की,
और ख़ास करके उस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो शोधकर्ता की है उसमें आप एक जनपदीय अध्ययन के शोधकर्ता कैसे आप अपने आप को उसमें रखना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये है कि किसी भी शोधकर्ता के लिए क्यूरियोसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। होता ये है कि चूंकि आप एक ख़ास जनपद में रह रहे हैं और उसी जनपद के ऊपर शोध भी कर रहे हैं, तो आपका लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ देख लिया है, तो देयर इज नथिंग न्यू टू इन्वेस्टिगेट। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कैसे अपने आप को इस ये से एटीट्यूड से निकालें कि हम सब कुछ जानते हैं। ये रियलिटी ये इम्पोर्टेंट है, खास करके जनपदीय अध्ययन के जो शोधकर्ता हैं। एक दो मैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं बताऊंगा। दूसरी बात डायरेक्टर साहब ने कही कि क्वेश्चनिंग माइंड होनी चाहिए। हमारे समाज में आई एम सॉरी टू से कि क्वेश्चनिंग को डिस्करेज किया जाता है। आप परिवार में हैं, क्योंकि परिवार एक यूनिट है, परिवार में कितना हो एक्सप्लॉयटेशन हो जाए किसी बच्चे का या किसी बच्ची का, कितना हो उसके विषय को क्रश किया जाए, फिर भी उसको क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं है। तो जो ये कल्चर है नॉन क्वेश्चनिंग माइंड, उसकी वजह से डेवलप हुआ है हमारे यहाँ खास करके। तो ये क्वेश्चनिंग का कल्चर होना ज़रूरी है। तो इन ए वे अगर आप रिसर्चर हैं तो आपको अपने कल्चर से भी फाइट करना है। जो आपका एक कल्चरेशन हुआ है कि मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा, ये इस चीज़ से भी आपको एक लड़ाई लड़नी है। तीसरी बात है वो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खास करके ज्योग्राफी के छात्रों को हमेशा बताता हूँ, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के लिए ज़रूरी है ट्रेनिंग ऑफ आइज़। और आइज़ में वाइडर सेंस में लेता हूँ, सिर्फ आंखें नहीं होती हैं, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उस सबकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन कोई अमेरिका से आता है, यूरोप से आता है और इतना बेहतरीन, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऑब्जर्वेशन की है, चीज़ों को ऐसे देखता है जिस तरह से हम लोग नहीं देख पाते। तो चूंकि चीज़ों को आप देखेंगे एक ख़ास नज़रिए से, तो अगर जो एस्टेब्लिश्ड थियरीज हैं और थियरी और आपके ऑब्जर्वेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो क्या है, रिसर्च क्वेश्चन पैदा होगा। तो एक अमेरिकन या यूरोपियन स्कॉलर इसीलिए अच्छा काम करता है क्योंकि जो उसकी जो ट्रेनिंग है आइज़ की, हैंड्स की, स्किन की, मतलब ये होलिस्टिक जो ट्रेनिंग है रिसर्चर को जो होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग अच्छी है। इसीलिए वो प्रश्न उठा पाता है, देखता है, उसके मन में बार बार प्रश्न उठता है, ऐसा ही क्यों, वाई इज इट सो। एक और बात है, ये है क्रिएटिविटी की। हर रिसर्चर को क्रिएटिव होना चाहिए। ये क्रिएटिविटी का दो सेंस में आप देख सकते हैं। एक तो आप लीनियर थिंकिंग होता है कि आप एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, जैसे सर वायरस पे काम करते हैं, वायरस के ऊपर ही पूरा फोकसिंग का रहता है, तो इसको लीनियर थिंकिंग कहते हैं। अगल बगल में क्या हो रहा है इनको कोई मतलब नहीं। मान लीजिए कि मैं लैंड यूज पे काम कर रहा हूँ, तो अगल बगल में क्या हो रहा है मैं कुछ ध्यान नहीं दूंगा, बस मैप बनाते जाऊंगा और लैंड यूज के ऊपर शोध करते जाऊंगा। दूसरा होता है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग वो होता है कि अगल बगल में इकोनॉमिक्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, या जियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं। तो जब तक आप दूसरे क्या कर रहे हैं उनका सोच आप, क्योंकि आजकल कोई विषय ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सेम हज़ार्ड पे जियोलॉजिस्ट भी काम करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी काम करते हैं, क्योंकि हज़ार्ड की भी एक इकोनॉमिक्स होती है, समाजशास्त्री भी उस पर काम करते हैं, ज्योग्राफर्स पे काम करते हैं। तो जब तक अगल बगल हम लोग देखेंगे नहीं, एक लेटरल थिंकिंग का कल्चर नहीं डेवलप होगा, तो हम लोग अच्छा शोध नहीं कर पाएंगे। जब लिटरेचर सर्वे हम लोग करते हैं तो सिर्फ ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का लिटरेचर कोट नहीं कर सकते,
आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमिस्ट कैसे काम कर रहा है, पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट कैसे काम कर रहा है। तो लीनियर थिंकिंग के साथ साथ आपको लेटरल थिंकिंग भी ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस का। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग चूँकि जो यूजीसी का ऐसा नॉर्म बन गया है कि पब्लिकेशन कल्चर, इतना जब तक पब्लिकेशन नहीं होगा तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के रिसर्च होते हैं, वो 10 साल लग जाते हैं, कई बार कई जनरेशन लग जाते हैं। एक ही प्रॉब्लम में कई लोग काम कर रहे हैं। एक जनरेशन ने काम किया, फिर नेक्स्ट जनरेशन ने काम किया, तो उतना तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ बच्चों को, वो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी थी, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी थी। एक न्यूयॉर्क में सड़क के किनारे रहने वाली एक सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी उसको कहेंगे। तो वो एक कम्युनिटी माइग्रेंट कम्युनिटी थी और सड़क के किनारे रहती थी और रात में डाकर रहती थी, चोरियाँ करते थे शहर में। तो उसी का एक एथनोग्राफिक स्टडी करना चाह रहे थे, विलियम फूटे वाइट उनका नाम था। तो चूँकि कोई इस तरह का कम्युनिटी है जो क्रिमिनल माइंडेड है या क्रिमिनल एक्टिविटी में है, वहाँ पे एक्सेस बहुत ही मुश्किल है। तो इन्होंने अपने आप को डिस्गाइज किया, रिसर्चर का जो भेष है उसको ख़त्म किया, रिसर्चर का जो रूप है उसको ख़त्म किया और खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उस कम्युनिटी के मेंबर हो गए। धीरे धीरे एक्सेसिबिलिटी हुई। वो भी जो रात को डकैती होती थी वो भी पार्टिसिपेट करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंस के साथ थोड़ा सा, जैसे मैडम पहाड़ों में चढ़ के चली जाती हैं, तो थोड़ा सा ये भी चाहिए, दिलेरी भी चाहिए। इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप रेडक्लिफ ब्राउन का नाम सुने होंगे, मैलिनोस्की का नाम सुने होंगे एंथ्रोपोलॉजी में। इन्होंने 20-20 साल तक एक ही कम्युनिटी में काम किया, कईयों ने तो शादियां भी कर ली उसी कम्युनिटी में। तो ये लेवल है कमिटमेंट का, और ये लेवल है उनका जो क्यूरियोसिटी जितनी इंटेंस है, इतनी स्ट्रांग क्यूरियोसिटी है कि वो जुड़े रहे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जिस भी टॉपिक पे हम काम करते हैं उससे हमारा इंटेलेक्चुअल लगाव होता है। लेकिन चूंकि हम लोग जनपदीय अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो इससे इंटेलेक्चुअल लगाव तो है ही, लेकिन इमोशनल लगाव भी है हमारा। हम लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं। भोजपुरी भाषा, हमारी ड्रेसेस हैं, खान पान की चीज़ें हैं, हमारे जो घर हैं, ये सब जुड़े हुए हैं हम लोग। तो ये अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट भी होना चाहिए। क्यों क्या होता है, कई बार आप इतने अटैच हो जाते हैं कि सिर्फ तारीफ ही करने लगते हैं। तो रिसर्च का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं है, रिसर्च का मतलब है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, चीज़ों को क्रिटिकली देखिए। तो जब तक एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आप नहीं देंगे तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज जैसे कसीदा करते हैं शहंशाह के ऑनर में शायर, तो वैसे ही हम लोग भी रिसर्चर ऐसे ना हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट है कमिटमेंट टू ब्रिंग चेंज, और ख़ास करके बहुत इम्पॉर्टेंट है जनपदीय अध्ययन के छात्रों के लिए, क्योंकि हम लोग इसी जनपद से हैं, इसी भोजपुरी स्पीकिंग रीजन से हैं। काफ़ी बैकवर्ड रीजन है, कल्चरली काफ़ी रिच है, इकोनॉमिकली भी काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि नदियों से बना हुआ मैदान है, फिर भी बैकवर्ड रहा है। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से आउट माइग्रेशन हिस्टोरिकली कॉलोनियल टाइम में तो थी ही, जिन्होंने जैसे गिरमिटिया मजदूर की बात हुई, लेकिन अभी भी ये माइग्रेशन का ट्रेंड चला हुआ है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि ऐसी क्या बात है कि इतना फर्टाइल लैंड है, नदियां हैं, बारिश भी होती है, फिर भी आउट माइग्रेशन हो रहा है। या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में ऐसी फैलेसी है? फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि शोध का काम सिर्फ समाज के बारे में जानकारी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव कैसे लाया जा सके
और खासकर एक प्रोग्रेसिव चेंज जो इमेंसिपेटरी हो, जो इक्वालिटी पे जोर दे और जो समानता पे जोर दे, इस तरह के बदलाव की जरूरत है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और रियली हिस्ट्री के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी पे भी लेख एक दो लिखे हैं, और एक लेख तो हमारे यहाँ जर्नल में छपा हुआ है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के ऊपर। तो उनका एक बड़ा ही शानदार कथन है कि एक जनपदीय अध्ययन का जो शोध छात्र है उसको कैसा, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हर छात्र का एक घर होता है, गांव जाता है या शहर जाता है, और एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर वो रहता है, शोध करता है। तो जब यूनिवर्सिटी से वो गांव जाए तो झोला लेके जाए, और खाली झोला लेके जाए। अब जो गांव से वापस आए तो उस झोले में पूरा मटेरियल, रिसर्च मटेरियल भर के लाए। तो ये एटीट्यूड हो चाहिए। दैट मीन्स जो फील्ड है आपका, जो गांव है, जो नगर है, जो जनपद है, वो फील्ड में मटेरियल बिखरा पड़ा है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कलेक्ट करें। और अंत में मैं एक दो बातें और कहूँगा। जनपदीय अध्ययन में खास करके जो रीजनल लिटरेचर हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके रिच सोर्स ऑफ मटेरियल हैं। ट्रेवलॉग्स भी हैं, वो भी एक रिच सोर्स ऑफ मटेरियल हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज और कैटेगरीज जो हम लोग यूज़ करते हैं, खास करके जनपदीय अध्ययन के शोध में, वो बाहर से नहीं आना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन करते हैं या कैटेगराइजेशन करते हैं, वो बाहर से नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, जैसे मैं तो भूगोल का विद्यार्थी हूँ, तो जब हम लोग लैंड यूज पढ़ाते हैं या क्रॉपिंग के बारे में पढ़ाते हैं, तो आप जो नक्शे देखेंगे ब्रिटिश पीरियड में जो तैयार हुए हैं, तो ऐसे हैं, एक फसली क्रॉप, दो फसली क्रॉप या तीन फसली क्रॉप, इस तरह के नक्शे गांव के बनते हैं, इसी तरह के नक्शे। लेकिन जो एवरीडे लाइफ है लोगों का, वो इस इर्द गिर्द नहीं है। जिरात है, डी है, सनीचरा पर है, कई सारे नाम, बीरित है। तो गांव का माइक्रो ज्योग्राफी है, हर गांव का माइक्रो ज्योग्राफी। और जब लोग बात करते हैं आपस में, इन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं कि हमको चौर में जाना है, चौर में ये बोया गया है, या भागर में ये बोया गया है, या नदी पे जाना है। तो जो कैटेगराइजेशन है, चाहे लैंड का कैटेगराइजेशन है, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ये लोकल कैटेगरीज है। तो ये लोकल कैटेगरीज को यूज करना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोगों की, चूंकि लैंड और लाइफ की बात हो रही है, लैंड और पीपल की बात हो रही है, तो लोगों की जो एवरीडे लाइफ है इसी से जुड़ी हुई होती है। एवरीडे जो लाइफ है उसमें इसी तरह की बातें होती हैं। तो ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा, और इससे बदलाव आने के चांसेस ज्यादा है। प्लेगरिज्म की बात हो रही थी, बहुत अहम मुद्दा है आजकल के दौर में। खास करके इंटरनेट में इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप कार्ड पेस्ट कर दें और लैंग्वेज चेंज कर दें, लेकिन लैंग्वेज चेंज करने से आप प्लेगरिज्म से नहीं बच पाएंगे। आइडिया अगर आप कहीं से लेते हैं तभी भी चोरी कर रहे हैं। तो ये भी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप आइडिया की चोरी न करें। तो मैं, चूंकि फील्ड से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, तो मैंने चूंकि ये प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि जो भी असाइनमेंट बच्चों को देता था, वो कहीं से कट पेस्ट करके करें किताब में, और एक ही तरह का आंसर सबका होता था। तो मैंने ये किया कि सारे बच्चों को लास्ट 3-4 सालों से फील्ड बेस्ड असाइनमेंट देता हूँ, चाहे वो बीएससी लेवल पे हो या एमएससी लेवल पे हो। अब मैं एक भी बुक बेस्ड असाइनमेंट नहीं देता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, क्योंकि सबको मिलता है एरिया में जाने के लिए, और जो भी नॉलेज वो लोग प्रोड्यूस करते हैं उनको लगता है ये अपना नॉलेज है, हमारा नॉलेज। तो इससे एक तो है कि राइटिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन की स्किल पनप रही है बच्चों में, और साथ साथ ये कॉन्फिडेंस हो रहा है
कि ये जो प्रोड्यूस किया हूँ, चाहे जिस भी क्वालिटी का है, ये मेरा अपना है। तो मुझे लग रहा है कि प्लेगरिज्म से बचना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल से ये जो फील्ड बेस्ड असाइनमेंट कराएं तो बहुत अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तो बीए के बच्चों ने इतना ज़बरदस्त सर्वे किया, फिर बाद में हम लोगों ने शोध करके इनको एक्नॉलेज भी किया कि बनारस की जितनी जो ट्रेडिशनल मंडीज हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग मंडी को भी पढ़ाते हैं, मार्केट को भी, तो मंडियों का सर्वे कराया और बच्चों ने ज़बरदस्त कोई लोहा मंडी पे काम कर रहा है, कोई कोयला मंडी पे काम कर रहा है, कोई गल्ला मंडी पे काम कर रहा है, कोई दूध मंडी पे काम कर रहा है, कोई सब्जी मंडी, कोई फ्लावर मंडी, सैकड़ों मंडियां हैं, काम किया। उस पर एक बहुत अच्छा शोध पत्र भी आया, स्प्रिंगर से छपा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये प्लेगरिज्म की जो कल्चर से बचना है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये फील्ड बेस्ड, या जैसे हिस्ट्री में आप आर्काइव में भेज दें, आर्काइवल सोर्स क्या क्या है किसी भी चीज़ पे आप लिख करके लेके आए। पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बच्चों को भेज सकते हैं कि कैसे फंक्शन करता है, आप लिख करके लेके आए। तो ये चीज़ हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। एक दो चीज़ और हम लोग जो एक दो पेपर जो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि कर रहा हूँ क्योंकि ये पता चले, सबसे इम्पॉर्टेंट है शोध प्रश्न जो है या रिसर्च क्वेश्चन है उसी को जनरेट करना है। रिसर्च का क्रक्स, अगर ये काम अच्छा शोध प्रश्न आपने जनरेट कर लिया तो आपका 90% काम हो गया। बाकी सब एक सेट है, रिचुअल है, आप एक एक करके डेटा कलेक्शन करिए, इंस्ट्रूमेंट बनाइए, डेटा कलेक्शन करिए, फिर एनालिसिस करिए। लेकिन शोध प्रश्न डेवलप करना ही बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, साथ साथ फील्ड बेस्ड काम है आपका, शोध है तो फील्ड में घूमना पड़ेगा, आँख कान नाक सब खोल के घूमना पड़ेगा, आपके पास ये पावर हो कि चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दो पेपर से मैं पढ़ाता हूँ, इसमें एक है विलेज सर्वे। तो हम लोग गांव में एमए के बच्चों को लेके जाते हैं, तो एक बड़ा इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनियर आप कह सकते हैं लेवल पे, इंटरव्यू शेड्यूल लेके जाते हैं बच्चे और हाउस होल्ड लेवल पे सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को हम लोग SPSS में प्रोसेस करके और फिर बच्चे अपना उस पर रिपोर्ट लिखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जब डेटा को हम लोग देख रहे थे तो डेटा जब आपके सामने है, टेबल्स हैं, तो कुछ उसमें पैटर्न दिखेंगे, कुछ ट्रेंड दिखेंगे। यही इंपॉर्टेंट है शोधकर्ता का, को देखना कि क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या ट्रेंड नजर आ रहा है। अगर आपकी आंख पैटर्न और ट्रेंड देख पा रही है तो आप शोधकर्ता के रूप में उभर रहे हैं। तो एक पैटर्न देखा कि गांव के बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनका लाइवलीहुड सोर्स उस गांव में नहीं था। तो हम लोगों ने फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो ये पाया कि एक ही कास्ट के लोग ऐसे हैं जिनका लाइवलीहुड उस गांव से नहीं है, रहते गांव में है लेकिन उनका लाइवलीहुड जो है शहर में है। तो ये पता चला कि फिर पता करना हम लोग पता किए कि वो कौन से कास्ट है, तो लोहार कास्ट है। उसके बाद से हम लोगों ने चीज़ों को समझने की कोशिश की कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आता है, ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है, तो ट्रैक्टराइजेशन होने से क्या है, जो ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चर में यूज होते थे, जैसे खुरपी है, हंसिया है, या और तरह तरह के जो हल हैं, जो कटाई हल, लोहाई हल जो होते थे, इसका यूज खत्म हो गया। अब किसी को ट्रैक्टर का पार्ट पुर्जा खराब रहा बनवाना है तो शहर आएगा या छोटे बाजार में जाएगा, लोहार के पास तो जाएगा नहीं। तो ये हरित क्रांति के वजह से कई सारी कम्युनिटीज हैं जो खेती से बाहर फेंकी गई, उसमें से लोहार की कम्युनिटी। अब ये पाया गया कि लोहार कम्युनिटी के जो भी मेल मेंबर्स हैं वो सुबह में बनारस आते हैं, आप सुसवाही में बैठ जाएं या इधर बैठ जाएं,
तो साइकिल से आते हैं और टिफिन बांधे हुए रहते हैं, झोला एक लिए रहते हैं और दिन भर काम करते हैं बनारस से, और शाम को जाते हैं तो अनाज वनाज खरीद के लेकर जाते हैं सब्जी। तो मैं ये इस बात से पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि कैसे आप डेटा सेट को देख रहे हैं, उसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, तो उसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों है, क्यों प्रश्न उठाना बहुत ही जरूरी है। और अंत में एक और हम लोग काम करते हैं, एक पेपर जो मैं पढ़ाता हूँ वो है रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट, चूँकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, और इसमें भी हम लोग मैपिंग इधर कराना शुरू किए, फील्ड बेस्ड मैपिंग। तो आपको एक दो उदाहरण के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो हम लोग इस हाइपोथेसिस से चलते हैं कि ज्योग्राफी मिरर्स मैन, ज्योग्राफी मिरर्स सोसाइटी। अगर आप ज्योग्राफी को समझ जाएंगे तो आप समाज को भी समझ जाएंगे। तो फर्ज करिए कि एक ऐसा गांव है जहां पे एक बहुत बड़ा घर है, आलीशान घर है, अब बाकी सारे घर छोटे छोटे हैं, और इस चीज को आप एक मैप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ज्योग्राफी को देख के आपको क्या लग रहा है, किस तरह का समाज होगा? एक फ्यूडल समाज होगा, एक फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और बाकी सब सर्वेंट है, हेल्प कर रहे हैं, या अगर एक मोहल्ले में, गांव के एक टोले में बड़े बड़े घर हैं और बाकी टोलों में छोटे छोटे घर हैं, ये भी पैटर्न हो सकता है, और उसको मैप करें तो और दिखता भी है। तो इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसका क्या मीनिंग है, किस तरह का समाज उस गांव में रहता है, सामाजिक संरचना क्या है उस गांव की? तो चूंकि गांव में जो सेटलमेंट आप देखते हैं कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन होता है गांव में, अब ब्रेक हो रहा है, तो जनरली जो ट्रेडिशनल विलेज है कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक कास्ट के लोग काफी अमीर हैं और बाकी कास्ट के लोग अमीर? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग फील्ड में विजिट करके या नक्शे को देख करके या फील्ड में ऑब्जर्वेशन के आधार पर नक्शे बना करके हम लोग पैटर्न देखते हैं, और पैटर्न को क्वेश्चन करने की जरूरत है, प्रोब करने की जरूरत है, और इसी तरह से आपको रिजल्ट आना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं